नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कलाम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की। ये टॉपिक हमारा चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और इस टॉपिक की हम 2 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं। 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप पिछले सेशंस को जाकर देख सकते हैं ताकि आपको एक बेस क्लियर हो जाए कि वास्तव में हमने कौन कौन से चीज़ों को डिस्कस कर लिया है, और आज की क्लास में हम आगे वाले चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, इस टॉपिक का जो बेस था, जो नए बच्चे में बता दूं मैं उनको कि एक सिंपल सा बेस हमने लिया था इस टॉपिक का कि जैसा भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के अनुसार हमें वर्ब अप्लाई करनी होती है। सब्जेक्ट अगर हमने सिंगुलर लिया है तो वर्ब भी हमें सिंगुलर लेनी होती है। अगर सब्जेक्ट हमने लिया है प्लूरल तो वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल आती है। ये इस टॉपिक का बेस है। काफ़ी सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है, क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। क्वेश्चंस आज की क्लास में भी हैं, लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं कुछ नए पॉइंट्स की, नए क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। और याद रखिए कि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है पटवार के एग्ज़ाम के लिए, रीट के एग्ज़ाम के लिए, एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूं और उसे समझने का प्रयास आप करें कि भाई कौन सा यहाँ पे वर्ब लगानी है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ आपके सामने है। मैंने जैसे लिख दिया, ही नॉट हिज पेरेंट्स, ही नॉट हिज पेरेंट्स डैश गिल्टी, ही नॉट हिज पेरेंट्स डैश गिल्टी। और आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन हमने लिया इज और एक ऑप्शन ले लिया है आर। जरा सोचिए कि यहाँ पर क्या लगेगा। आप सोचिए अपने हिसाब से, देखिए क्या लगना चाहिए। ही नॉट हिज पेरेंट्स गिल्टी। तो ये एक्चुअल में कहना ये चाह रहा है कि उसके पेरेंट्स गिल्टी नहीं है। गिल्टी का मतलब क्या होता है? दोषी। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि उसके पेरेंट्स गिल्टी नहीं है, बल्कि गिल्टी कौन है? ही गिल्टी है। ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है, ये यहाँ पे मुख्य कर्ता बन रहा है। ठीक है ना? आपको क्या पहचानना होता है? सब्जेक्ट का पहचान करनी होती है कि वास्तव में सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे पेरेंट सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है। कैसे निकाला? पढ़कर देख लीजिए। ही नॉट हिज पेरेंट्स, यहाँ तो देखो साफ साफ मना कर रहा है, उसके पेरेंट्स नहीं है गिल्टी, है ना? कौन गिल्टी है? वह गिल्टी है, वह, ना कि उसके पेरेंट्स गिल्टी हैं। तो यहाँ नोट के पहले वाला हमें लेना है। ये कोई रूल नहीं बनाना है, आपको समझते हुए करना है। तो आप क्या करेंगे? ही के अनुसार क्या लगाएंगे? इज। रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोला है इसने कि उसके पेरेंट्स गिल्टी नहीं है। कौन गिल्टी है? ही गिल्टी है। आ गया समझ में? एक और एग्जाम्पल देखें इसी पर। मान लीजिए सेंटेंस दे दिया मैंने, शी, या फिर इसको यूं लिख दीजिए, दे not their friends, they not their friends डैश, और मैंने लिख दिया ऑनेस्ट। अब यहाँ हालांकि आप दोनों के अनुसार ही प्लूरल ही लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स भी प्लूरल के लिए आ रहा है, दे भी प्लूरल के लिए। लेकिन याद रखिए कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आप इस तरह से तुक्के लगाएंगे तो शायद गलती हो जाए आपसे एग्जाम में। तो यहाँ भी मैं अगर ऑप्शन देता हूँ आपको, इज या आर की बात करता हूँ, तो आप क्या अप्लाई करेंगे? आर अप्लाई करेंगे। किसको देखकर? दे को देखकर हमने लगाना है। ये दे यहाँ पे सब्जेक्ट है कि उनके फ्रेंड्स नहीं बल्कि वे ऑनेस्ट हैं। फ्रेंड्स ऑनेस्ट नहीं है, वो ऑनेस्ट हैं। ठीक है कि फ्रेंड्स भी होता तब भी हम आर लगाते, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट बनता कौन सा है। तो याद रहे कि नोट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं कई बार आपको कंफ्यूज कर जाते हैं एग्जाम में। इस कंफ्यूजन से बचना है। आपको हमेशा जो वर्ब लगानी है वो नोट से पहले देखकर या फिर ये जजमेंट लेकर कि कौन सा सब्जेक्ट है इसमें, उसके अकॉर्डिंग लगानी है। समझ में आ गया होगा आपको ये वाली चीज़ कि जब भी ऐसा हो कि नोट दे रखा हो तो आपको नोट से पहले वाले को देखकर लगाना होता है। एक और एग्जांपल लें ताकि और बेहतर आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए मैंने लिख दिया अंकित पेरेंट्स और आगे लिख दिया
नॉट अंकित, अंकित पेरेंट्स नॉट अंकित, और यहां लिख दिया मैंने डैश अलाई। ठीक है, अंकित पेरेंट्स नॉट अंकित डैश अलाई, ये लिख दिया मैंने। और यहां पर आपको दो ऑप्शंस दे दिए कि आप टेल लगाएंगे या फिर टेल्स लगाएंगे। टेल आना चाहिए या टेल्स आना चाहिए, ये बताना है आपको। तो यहां पे दोस्तों देखो, फिर से देख लीजिए क्या बोलना चाह रहा है। इसके लिए तो साफ साफ मना कर रहा है ना, ये नॉट अंकित, इसका मतलब अंकित नहीं। भाई इसको तो काट रहा है ये, अंकित नहीं। यहाँ किसको काटा, उसके पेरेंट्स नहीं। यहाँ किसको काटा, उसके फ्रेंड्स नहीं। तो यहाँ पे अंकित नहीं, तो फिर क्या बचा, पेरेंट्स बचे। पेरेंट्स कैसे सब्जेक्ट हैं, पेरेंट्स जो है वो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो प्लूरल है क्योंकि एस जुड़ा हुआ है। अब जब प्लूरल है तो वर्ब कैसी लगनी है, वर्ब भी प्लूरल आएगी। और प्लूरल अगर वर्ब आएगी तो इसका मतलब वो वर्ब लगाइए जिसके लास्ट में एस या ईएस नहीं है, क्योंकि एस या ईएस वाली वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, टेल आएगा। मेरी बात समझ में आई आपको। आपको जब नोट वाले सेंटेंसेस देख, थोड़ा सा आपको जजमेंट जो लेना है ना यहाँ पे, वो एकदम कोशिश होकर लेना है, बहुत सावधानी से आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है। और हमने तीनों में एक पैटर्न फॉलो किया है। यहाँ ऐसे आप इस कॉन्सेप्ट को यूँ भी समझ सकते हैं कि नोट के पहले वाला देखो, उसको देख कर लगाना है। लेकिन मैंने आपको ये चाहा है शुरुआत की क्लास से ही कि आप रट कर ना लगाएं, आप समझ कर चीज़ों को एग्ज़ाम में आंसर करके आएँ। ठीक है, तो एक प्रश्न ये भी आपके एग्ज़ाम में बनने लायक है। एक और प्रश्न देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, एक प्रश्न मैं लिखता हूं, यहां पे कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं, एग्जांपल सेंटेंसेस। एक सेंटेंस लिखा, मोर देन वन स्टूडेंट, मोर देन वन स्टूडेंट डैश फेल्ड, मोर देन वन स्टूडेंट डैश फेल्ड द एग्जाम। एक सेंटेंस, ठीक है। इसी सेंटेंस को मैंने रीराइट किया, मान लो दोबारा लिखा और ये लिख दिया मैंने, मोर देन 3 स्टूडेंट्स, मोर देन 3 स्टूडेंट्स, और यहां लिखा डैश फेल्ड द एग्जाम। और एक और ले लीजिए, मान लीजिए मैंने लिखा मोर स्टूडेंट्स देन 1, आगे लिख दिया मैंने डैश फेल्ड द एग्जाम। 3 सेंटेंस है। मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें हिंदी में, लेकिन आप ज़रूर से यहाँ पे एक देखिए, आपको बुक में या किसी भी आप कहीं पर भी पढ़े हुए हैं तो शायद आपको ये रूल बताया गया हो और कुछ ऐसे बताया गया हो। यहाँ हम लॉजिक की बात भी करेंगे कि वास्तव में क्या होना चाहिए, लेकिन फिलहाल आप टॉपिक पर समझिए कि ये क्या कहना चाहते हैं। देखो ऐसे कुछ मिलता है आपको कि अगर आपको दे रखा है मोर, मोर तो सब में मिल रहा है, देखो यहाँ मोर है, यहाँ भी मोर है, यहाँ भी मोर है, ठीक है ना। आपको मिलता है मोर के साथ देन 1, मोर के साथ देन 1। एक बात ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको मिलता है मोर और फिर दे दिया जाए देन 2 दे दिया जाए या 3 दे दिया जाए या 4 दे दिया जाए, ऐसे कुछ भी हो। या फिर आपको पहले मोर मिले, उसके बाद में आपको मिले देन 1, मोर देन 1, और फिर आगे कोई सेंटेंस हो, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिएगा भले ही, लेकिन पहले मैं समझा दूं आपको कि ये क्या बोलना चाह रहा है। देखो ऐसा हो जाए कि मोर वाले सेंटेंसेस में इस तरह से मिल जाए आपको मोर देन 1, या फिर मैंने क्या बोला मोर देन 2 हो, या फिर क्या बोला मोर के साथ में देन 1 आ जाए, ठीक है। तो आपको बुक में ऐसा दिया हुआ होता है कि मोर देन 1 हो तो आप वर्ब लगा दें सिंगुलर। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं रटवाऊंगा नहीं, समझा दूंगा इसको, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, चूँकि पहली बात तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न इसके बने हैं, आपके भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मोर देन 2 है तो यहाँ दे रखा होता है कि आप वर्ब लगा दें कैसी, प्लूरल।
मोर के साथ देन वन है तो वर्ब लगा दें कैसी, प्लूरल। ये आपको दे रखा होता है आपकी बुक्स में, नोट कर सकते हैं चाहे तो आप। फिर मैं बताता हूं आपको कि कैसे इसको आपको टैकल करना है। मोर देन वन हो तो वर्ब कैसी, सिंगुलर। मोर देन टू हो तो वर्ब कैसी, प्लूरल। मोर के साथ पहले देन वन हो तो फिर वर्ब कैसी, आगे कुछ भी हो, फिर मोर देन वन, फिर आगे कोई भी नाउन दे रखा हो तो वर्ब कैसी, प्लूरल। ठीक है, अब मैं यहां पे आपको दो ऑप्शन देता हूं इन तीनों एग्जाम्पल के लिए। एक कॉमन ऑप्शन लेके चलते हैं। मैंने ऑप्शन ले लिया हैज और एक ऑप्शन ले लिया हैव। आपको बताना है कि हैज लगेगा या हैव लगेगा, बस इतनी सी बात बता दीजिए, हैज लगेगा या हैव। इसको मैच करते हुए यहां पे बता दो। हम जब पहुंच जाएंगे कि हाँ आपको ये चीजें मिलानी आ गई है तो उसके बाद बताऊंगा कि कैसे आपको समझना है इसको। तो देखो यहां पे क्या है, मोर देन वन। देखो यहां पर क्या है, मोर देन वन, है ना। तो क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब। तो क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब कौन सी है, हैज। समझ रहे हो मेरी बात, मोर देन वन में वर्ब कैसी आ रही है, सिंगुलर। यहां देखिए मोर देन थ्री दे दिया यहां पे आपको, मोर देन थ्री। ये भी क्या रखा है ना, मोर देन टू, मोर देन थ्री, कुछ भी हो सकता है, मतलब वन से अधिक, मोर देन फोर, मोर देन फाइव, मोर देन सिक्स, कुछ भी। तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। कौन सी लगाऊं, हैव। तीसरा सेंटेंस है मोर स्टूडेंट्स देन वन। अब वर्ब कौन सी लगाऊं, तो ये तीसरे वाले से मैच करो। मोर के साथ में पहले देन वन है, तो ये देखो मोर स्टूडेंट्स देन वन। भाई बीच में तो नाउन तो लगेगा ही कि किससे ज्यादा है, तो मोर स्टूडेंट्स देन वन। आगे वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे, है ना। मैं नीचे लिख देता हूँ, दिख रहा नहीं है अगर आपको, तो ये देखो हैव लगा देंगे, है ना। तो मोर देन वन आया तो सिंगुलर लगाया, मोर देन टू, मोर देन थ्री, मोर देन फोर आया, प्लूरल लगाया। मोर के बाद कोई भी नाउन हो फिर देन वन हो तो नाउन का वर्ब कैसी है, प्लूरल आ गई। समझ रहे हो। अब देखो इसमें हुआ क्या है, एक छोटा सा लॉजिक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो लॉजिक आपको नजर आ जाएगा। तो पहले तो मैं छोड़ता हूं आप पर कि आप इस लॉजिक को समझने का प्रयास करें और मुझे बताएं कि क्या आखिरकार इन सेंटेंसेस में हुआ कि हमने कहीं पर हैज लगाया, कहीं पर हैव। क्योंकि रटने की बात अगर करोगे तो कितना रट पाओगे, चीजें बहुत सारी हैं, बुक्स में बहुत सारे रूल्स दे रखे हैं, कितना रटोगे फिर आप। तो इसमें एक ऐसी क्या चीज है जिसको देखकर हम हैज या हैव का चुनाव कर रहे हैं, इतना सा आप बता दीजिए मुझे। क्या चीज है जिसको देखकर हम हैज या हैव लगा रहे हैं, सोचिए। चलो मैं बता देता हूं, देखो आपको यहां पे आप देखेंगे नाउन कैसी है, यहां देखिए नाउन कैसी है और यहां देखिए नाउन कैसी है। बस ये नाउन को पहचान लो, आपका काम हो गया। स्टूडेंट नाउन कैसी है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी है, सिंगुलर है। स्टूडेंट्स नाउन कैसा है, यहां पे प्लूरल है, एज जुड़ा हुआ है, तो वर्ब कैसी है, प्लूरल है। यहां पे स्टूडेंट्स कैसी नाउन है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी है, प्लूरल है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। नाउन जैसी है वैसी क्रिया लगा रहे हैं, कुछ भी और हमने नहीं किया है। तो आप इस रूल को रटना ही क्यों है, हमें बार बार में इन चीजों को मैच करने की जरूरत पड़ेगी, कुछ नहीं जरूरत पड़ेगा। अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं तो आपको एक ही चीज करनी है कि आपको देखना है नाउन कैसी है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द गिवन नाउन। इफ इट इज सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, इफ इट इज प्लूरल देन वी हैव टू अप्लाई प्लूरल वर्ब, दैट्स इट। इतनी सी बात आपको समझनी है, समझ में आ गया। तो ये आज का दूसरा प्रश्न मैंने डिस्कस किया है। देखिए जितने मैं पॉइंट बता रहा हूं, जितने टाइप्स बता रहा हूं, उतने क्वेश्चंस एग्जाम में बनने की संभावना है। याद रखना, हम बात कर रहे हैं एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की संभावनाओं पर, ताकि जब ये सेशन हमारा कंप्लीट हो, जब हम एग्रीमेंट टॉपिक पढ़ चुके हों, तो आपके पास वो ना रहे कि एग्जाम में ये प्रश्न भी बन सकता है। सारी संभावनाएं मैं यहाँ पे कवर कर दूं आपके लिए। तो ये एक संभावना का क्वेश्चन और है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और उसके बाद में नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और उसके बाद में इसको नोट कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, अगली संभावना की बात करते हैं और क्या आ सकता है। देखिए मैं मान लीजिए क्वेश्चन देता हूं आपको, मैं देखो फिर मैं चाह रहा हूं कि आप क्वेश्चन से ही समझें, एग्जाम्पल से ही समझें और कॉन्सेप्ट तक पहुंचें। कॉन्सेप्ट को समझकर, रूल को समझकर फिर एग्जाम्पल पे जाएंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, बहुत सिंपल सेंटेंस देता हूं। मुझे पता है आप तैयारी कर रहे हैं रीट की, मुझे पता है तैयारी कर रहे हैं पटवारी की,
थोड़े से आसान सेंटेंस लेते चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अंग्रेजी अगर थोड़ी सी आपकी कमज़ोर भी है तो कोई खास बात नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आपको आएगा। द क्वालिटी, आओ मैंने लिख दिया मैंगोज़, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज़, ये लगाया मैंने डैश, इज़ नॉट गुड, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज़ डैश, मैंने सॉरी इज़ लगा ही दिया पहले से ही। चलो मैं एक बार हटा देता हूँ और एक बार ब्लैंक रहने देते हैं, बात करेंगे। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज़ नॉट गुड, इज़ और आर में से लगाना है, हालांकि पेपर लीक हो गया ये तो आपका लिए, मैंने बता दिया पहले से ही कि इज़ ही लगेगा, लेकिन क्यों लगेगा उसकी बात हम करेंगे, ठीक है ना। अभी क्यों का तो रहता ही हमेशा, पता तो लग गया इज़ लगेगा, लेकिन क्यों लगेगा बात करेंगे हमें ना। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया जैसे द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए डैश वेरी इंटेलिजेंट, ये दूसरा सेंटेंस हमने लिया, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए डैश इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, और यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन दे दिया मैंने, एक ऑप्शन ले लिया यहाँ पे हमने, एक ले लिया आर, एक ले लिया इज। आपको फिलअप करने हैं ब्लैंक्स जो दिए गए ऑप्शंस हैं उनकी हेल्प से। बताइए, देखें पहला सेंटेंस देखो, मैंगोज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये सेंटेंस है। दो नाउन है यहाँ पे, नाउन ये वाला है N1, नाउन ये वाला है N2, नाउन नंबर 1, नाउन नंबर 2। यहाँ पे भी देखिए स्टूडेंट्स नाउन नंबर 1 है, जो पहली बार आया है वो नाउन नंबर 1 कह रहा हूँ, जो दूसरी बार आया है उसको क्या कह रहा हूँ, नाउन नंबर 2, तो ये नाउन नंबर 2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, आपको किताबों में क्या मिलता है उसको समझे पहले। देखो होता ये है कि N1 है और N2 है और बीच में प्रेपोजिशन है, क्या बोलते हैं इसको, प्रेपोजिशन, ऐसी स्थिति है। तो आपको बुक्स में दे रखा होता है साफ साफ कि भाई ऐसे कंडीशन में आप N1 को देखकर वर्ब लगा दो, काम हो गया हमारा। कि N1 है, N2 है और प्रेपोजिशन है, नाउन दे रखी है दो, एक नाउन प्रेपोजिशन से पहले है, एक नाउन प्रेपोजिशन के बाद में है। आपको वर्ब लगानी है किसको देखकर, जो पहली नाउन है प्रेपोजिशन से पहले है उसको देखकर। तो यहाँ समझिए आप, यहाँ पे आपको जो नाउन लगानी है वो इसको देखकर लगानी है, यहाँ पर जो नाउन लगानी है वो इसको देखकर लगानी है। अब बहुत सिंपल हो गया कि आप क्वालिटी को देखकर नाउन कैसी लगाओगे, क्वालिटी क्या है, क्वालिटी के साथ एम तो आ ही नहीं सकता ना, एम तो वैसे ही ऑप्शन नहीं होना चाहिए। इज आएगा क्योंकि क्वालिटी सिंगुलर है, यहाँ पे क्या आएगा आर, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है। अब आप समझने का प्रयास करो, थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट करोगे, थोड़ा सा मन ही मन समझने का प्रयास करोगे तो शायद आपको इस रूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि ये रूल बना कैसे है वो बता रहा हूँ मैं। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, पढ़ के देखो, मैंगोज की क्वालिटी डैश नॉट गुड, अच्छी नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं क्या अच्छा नहीं है, आप बोलेंगे मैंगोज या फिर क्वालिटी, क्या आंसर होगा आपका, क्या अच्छा नहीं है, मैंगोज अच्छे नहीं है या फिर क्वालिटी अच्छी नहीं है, ज़रा सोचो। आपका आंसर होना चाहिए क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्वालिटी अच्छी नहीं है तो देखो इज लगाया है। इसी प्रकार से ये कह रहा है क्लास ए है, सेक्शन है क्लास का कोई ए, उस क्लास के स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट हैं। कौन इंटेलिजेंट है, क्लास ए इंटेलिजेंट है या क्लास ए के स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं। तो इंटेलिजेंट होने का यहाँ पे है स्टूडेंट्स, है ना, इंटेलिजेंट कौन है, स्टूडेंट्स हैं। अगर स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं तो यहाँ स्टूडेंट्स को देखकर क्या लगाएंगे आप, आर लगाएंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये होना ही नहीं चाहिए था, ये रूल ही नहीं बनना चाहिए था, बहुत सिंपल सी बात थी, बहुत सिंपल से सेंटेंसेस हैं, लेकिन हम एग्जाम में गलती कर आते हैं क्योंकि हम रूल्स रटते हैं, हम बार बार में किताबों के अंदर रूल्स रट कर जाते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं हमने पढ़ रखा है बहुवचन, हम देखते ही नहीं है पहले क्या दे रखा है, हम सीधा आ जाते हैं इस पर। ये देखा मैंगोज, मैंगोज को देखकर हम लगा देंगे आर, गलत हो जाएगा। ऐसे ही देखोगे कि देखो क्लास है, इसको देखकर लगा देंगे इस, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आपको सही सब्जेक्ट को पहचानने की कला होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने अगला एक स्टेप ले लिया है कि ऐसा प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्या मैं बढ़ूँ अगले क्वेश्चन की ओर, ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बहुत सिंपल सी बात मैंने इसमें की है कि जब भी दो नाउन दे रखी हो, प्रेपोजिशन दे रखा हो, तो आप पहचानें कि सही सब्जेक्ट क्या है, सही सब्जेक्ट को पहचान कर निर्णय लें कि कैसी वर्ब लगानी होती है। अब हम बात करते हैं, देखो अगले पॉइंट पर आ जाते हैं।
मैं एक एग्जांपल डालता हूं, जैसे मैं कहूं स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, मैंने यूं लिख दिया, स्टैटिस्टिक्स इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। और इसी एग्जांपल को मैंने यूं लिखा, स्टैटिस्टिक्स रिवील द स्कैम्स। समझने की कोशिश करना, यहां पे एक नया शब्द आया है, नहीं पता हो अगर आपको तो उसको करेंगे नोट। स्कैम्स का मतलब होता है घोटाले। स्कैम्स का मतलब क्या है? घोटाले। देखो यहां कंफ्यूजन है कि रिवील लगाया है, इज लगाया है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं पहले कि इज कैसी क्रिया है, एक वचन है कि बहुवचन है? आप बोलेंगे कि ये तो एक वचन है, ठीक है। रिवील कैसी क्रिया है? रिवील का मतलब क्या होता है? रिवील का मतलब नोट कर सकते हैं इस साइड में आप, रिवील को नोट करिए, डिस्क्लोज। रिवील का मतलब क्या होता है? डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है? रहस्य उजागर करना। कोई चीज आपने सीक्रेट रखी हुई थी, आपने अब तक बताई नहीं थी दुनिया को, वो सामने लेकर आना, उसको उजागर करने को रिवील बोलते हैं, ठीक है। और ये स्कैम्स क्या है? घोटाले हैं। रिवील कैसी क्रिया है? तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं? प्लूरल। ये तो पढ़ा है हमने। अगर फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जुड़े तो उसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर। ये बहुत छोटी सी बात, सिंपल सी बात। तो ये वर्ब प्लूरल है। तो इसका मतलब देखो स्टैटिस्टिक्स के साथ तो यहां तो सिंगुलर है और यहां प्लूरल है। तो मेरा अगला प्रश्न कि कौन सा सही है इनमें से? क्या पहले वाला ठीक है या बाद वाला ठीक है? जरा सोचिए इस बारे में, बताइए मुझे कि पहले वाला सेंटेंस सही है या दूसरे वाला सेंटेंस सही है। स्टैटिस्टिक्स इज आएगा, स्टैटिस्टिक्स रिवील आएगा, या रिवील्स आएगा, या वहां इज के स्थान पे आर आ जाएगा? तो देखो बता दूं मैं आपको कि ये दोनों ही सेंटेंस परफेक्ट है, कोई सा भी गलत नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे? देखिए कैसे हुआ। स्टैटिस्टिक्स, एक बात समझिए, जहां भी ये ICS आता है ना, जहां पर भी ये लगा हुआ रहेगा ICS, इसका मतलब है कि वो एक प्रकार के फील्ड का नॉलेज है, वो एक प्रकार का एक सब्जेक्ट है। फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, तो ये सब्जेक्ट्स के नाम हैं। तो स्टैटिस्टिक्स कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं इसको सांख्यिकी। याद आ रहा है आपको? सांख्यिकी सब्जेक्ट है, आपने सुना होगा ना कॉलेज वगैरह में ये सब्जेक्ट। तो पहले वाले में मैंने कहा है कि सांख्यिकी जो है वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब सांख्यिकी में नंबर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज की तरह कोई आपने गलत मात्रा लगा दी या फिर आपने सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया तो नंबर कट जाते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो पहले वाले में मैंने स्टैटिस्टिक्स को क्या लिया है? एक वचन लिया है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कितना है? एक ही तो है। दूसरे वाला ये कह रहा है क्या कि सांख्यिकी घोटालों को उजागर करती है। सांख्यिकी से घोटाले उजागर नहीं होंगे, ये तो सब्जेक्ट का नाम है। ये यहां पे कहना चाहता है कि जो आंकड़े हैं भी, घोटाले कितने हुए, है ना। जैसे कोई भी रिपोर्ट आती है तो उसमें बताया जाता है कि इस सरकार के शासनकाल में इतने घोटाले हुए, तो वो क्या है? वो यहां पे सांख्यिकी नहीं बनता है, वो बनती है क्या? आंकड़े। तो इसका मतलब यहां पे क्या है? आंकड़े हैं। अब हालांकि इसको मैं रूल क्या है, कैसे बुक में आता है वो बता दूंगा, लेकिन समझना कैसे है वो भी ध्यान रखना, क्योंकि समझना ही इंपॉर्टेंट है, रूल इंपॉर्टेंट नहीं है। आंकड़े होंगे तब आप वर्ब लगाएंगे प्लूरल, सांख्यिकी होगी तो वर्ब लगाएंगे सिंगुलर। अब देखो ये बुक में कैसे मिलता है उसकी बात करता हूं पहले। देखिए दोस्तों, यहां पे कुछ सब्जेक्ट्स के नाम, जैसे फिजिक्स, ठीक है, इसी प्रकार से मैथमेटिक्स, इसी तरह से हमने ले लिया सिविक्स, इसी तरह से हमने ये स्टैटिस्टिक्स लिया, यहां पे स्टैटिस्टिक्स। एक हमने ले लिया राजनीति, पॉलिटिक्स। एक हमने ले लिया इकोनॉमिक्स। ये कुछ मैंने सब्जेक्ट के नाम डाल दिए यहां पे। इन सब के साथ में जो वर्ब लगाते हैं, इन सभी के साथ में जो वर्ब लगाते हैं वो वर्ब लगाते हैं कैसी? सिंगुलर। ये मैं बता रहा हूं कि कैसा आपको बुक्स में लैंग्वेज दी हुई होती है। तो इनके साथ में वर्ब लगाते हैं सिंगुलर। फिर बुक आपको आगे कहती है कि अगर आप इनसे पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग देखते हो, आर्टिकल ए तो नहीं लगेगा, दे लग जाता है जनरली, तो आप इसको प्लूरल मान लेते हैं क्योंकि इनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं।
तो बुक में एक बात अच्छी दी हुई होती है कि जब मीनिंग चेंज होता है तब लगाते हैं। तो सबसे बड़ी बात आपको पकड़नी है, जो मोटी मोटी बात आपको यहाँ पे सीखनी है, वो ये है कि ये सब के सब सब्जेक्ट के नाम हैं। सब्जेक्ट के नाम के साथ में वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है, क्योंकि सब्जेक्ट तो एक ही है, तो यहाँ पे सोचने की जरूरत भी नहीं है, रटने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जब ये सब्जेक्ट ना रह के कुछ और बातें कर रहा है, जैसे मान लो कि इसका मतलब हो जाए पॉलिसीज, नीतियां हो जाएं, ये राजनीति ना हो, नीतियां हो जाएं, तो सीधी सी बात है ना कि भाई इसका मतलब, सॉरी मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे फिलहाल बात कर रहे हैं हम पॉलिटिक्स की। ये राजनीति ना होके और पॉलिसीज हो जाए, नीतियां हो जाए, तो बहुत सिंपल सी बात हुई ना कि नीतियां हैं तो नीतियां बहुवचन है, तो वर्ब कैसी आ जाएगी? बहुवचन आएगी। और राजनीति एक वचन है, वर्ब कैसी आएगी? एक वचन आएगी। इसका मतलब गणित है। लेकिन अगर इसका मतलब हो जाए कैलकुलेशंस, अगर इसका मतलब हो जाए कैलकुलेशंस, तो ये हो जाए गणनाएं। गणनाएं हैं तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। और गणित है तो वर्ब आएगी सिंगुलर। ऐसा ही यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में हमने देखा कि जब इसका मतलब सांख्यिकी था तो वर्ब कैसी आई थी? सिंगुलर। और जब इसका मतलब आंकड़े हो गए तो वर्ब कैसी आई? प्लूरल। तो रटने की जरूरत पड़ रही है कि आपको? नहीं पड़ेगी, अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे। सेंटेंस को ध्यान से देखना है, उसमें पता लगाना है कि उस शब्द का मीनिंग क्या है। अगर वो शब्द अर्थ देता है आपको, किस तरह का? कि अगर वो शब्द देता है अर्थ कि उसका मतलब कोई सब्जेक्ट का नाम है, तो वर्ब लगाएंगे सिंगुलर। और अगर इनका नाम ना होकर ये ऐसे बताते हैं कि इनका कोई अलग अर्थ है, जैसे इसका मतलब कोई फिजिकल रिएक्शंस हो, इसका मतलब कैलकुलेशंस हो, इसका मतलब नागरिकों की नीतियां हो, इसका मतलब कोई आंकड़े हों, पॉलिटिक्स का मतलब नीतियां हो, पॉलिसीज हों, इकोनॉमिक्स का मतलब आर्थिक क्रियाएं हों, तो वर्ब कैसे लगानी है आपको? तो वर्ब लगानी है आपको प्लूरल। तो ये सारा खेल क्या है कि किस फंक्शन में आए हैं, किस तरीके से इनका यूज हुआ है, ये फंक्शन ध्यान रखना है। कहीं पर भी रटने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई अच्छे से? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। स्कैम का मतलब नोट करना काफी इंपॉर्टेंट है, रिवील का मतलब नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन हमारा, हमने एक प्रश्न डिस्कस किया था, आपको ध्यान आ रहा हो शायद, कल परसों में डिस्कस किया था, उसी का एक छोटा सा पार्ट देखते हैं। ईदर ऑ, इसको ऑ बोलते हैं, ऑ, ठीक है, मुझे ऑ बोलना चाहिए, ऑफ बोल रहा हूं मैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए, और मेरा भी इतना हैबिट नहीं है ऐसा बोलने का। तो ईदर ऑफ द, ईदर ऑफ द ना, ईदर ऑफ द टू बॉयज, ईदर ऑफ द टू बॉयज डैश, और मैंने कह दिया इंटेलिजेंट। बहुत सीधे सिंपल वाक्य आपको दिए जा रहे हैं, बहुत आराम से समझ में आपको आएगा। तो यहां पे मान लीजिए मैंने दो ऑप्शन दिए फिर से आपको कि इज लगाऊं कि आर लगाऊं। एक एग्जांपल और लिखते हैं, नीदर ऑफ द टू टीचर्स, नीदर ऑफ द टू टीचर्स, और आगे लिख दिया मैंने यहां पे वेल। ऑप्शन दिए टीच, एक ऑप्शन डाल दिया टीचेज। आपको करने हैं ये ब्लैंक्स फिल इन दिए गए ऑप्शंस की हेल्प से। सोचिए, समझिए, आंसर दीजिए। मैंने आपको ये रूल बताया था, ये रूल नहीं कॉन्सेप्ट समझाया था। हमने डिस्कस किया था ईदर और आता हो, मैंने उस दिन ये भी कहा था आपसे कि बेटा इसको उच्चारण जब करते हो आप तो ये मत सोचना कि सर ईदर क्यों पढ़ रहे हैं, इसको आइदर भी पढ़ सकते हैं। डिक्शनरी में दोनों प्रोनाउंसिएशन आपको दिए हुए हैं, ये ईदर भी है आइदर भी है, ठीक है। ईदर और हमने देखा था, उस दिन हमने क्या देखा था? ये देखा था कि अगर आपको ईदर और मिले, अगर कोई बच्चा नया जुड़ा है तो यहां समझ लें इस बात को, और अगर आपको नीदर नोर मिले या फिर आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो मिले, नॉट ओनली बट ऑल्सो मिल जाए, इनमें से कुछ भी मिल जाए, चाहे ईदर और हो, चाहे नीदर नोर हो, चाहे नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, तो हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि भाई यहां पर तो आपको रूल ही समझना था। मैंने कहा था कि अंग्रेजी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कॉन्सेप्ट से समझ में आएंगी, जैसा कि हम कोशिश कर रहे हैं, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो रटना पड़ेगा। तो मैंने आपको स्पष्ट कहा था कि ये रटने वाली चीज है। यहाँ दोनों ही सब्जेक्ट हैं, एक ईदर के बाद आएगा वो भी सब्जेक्ट है। देखो दो चीजें मिलती हैं यहाँ पे आपको, एक तो मिलता है आपको एन, यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 1 यहाँ मिलेगा, सब्जेक्ट नंबर 2 इसके बाद में मिलेगा। यहाँ सब्जेक्ट नंबर 1 ये मिलेगा,
S2 यहाँ मिलेगा, यहाँ S1 मिलेगा, यहाँ S2 मिलेगा, है ना। इधर के बाद में भी, और के बाद में भी, नीदर के बाद में भी, नोर के बाद में भी, नॉट ओनली के बाद में भी, और बट ऑल्सो के बाद में भी बताया था। फिर मैंने आपसे कहा था कि भाई इसमें कुछ कर तो सकते नहीं है, तो हमने क्या एक नीति अपनाई थी कि आप सेकंड सब्जेक्ट है उसको देखकर वर्ब अप्लाई करो। ये सिखाया था ना कि सेकंड सब्जेक्ट ये वाला देखकर आप वर्ब अप्लाई करो। लेकिन बेटा ये वाला जो चीज थी ना वो तब लागू करनी थी आपको जब ये कंजंक्शंस दे रखे हों, आपको इधर के साथ में और मिल रहा है, नीदर के बाद में नोर मिल रहा है, नॉट ओनली के बाद में बट ऑल्सो मिल रहा है। लेकिन आप जरा ये दो एग्जाम्पल देखो और इनकी तुलना इनसे करो कि कुछ अलग है, कुछ अलग फंक्शन है इसका, फिर रटने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। यहां समझ में आएगा, ये रटना नहीं है, वो रट लिया हमने, ये रटने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है। यहां और नोर नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये समझो कि कोई आपसे पूछ ले कि भाई ये ईदर और नीदर का प्रयोग किस तरीके से किया गया है, ये ईदर और नीदर का प्रयोग किस तरीके से किया गया है, तो यहां पे ये जो चीजें हैं वो प्रोनाउन के रूप में है। ईदर नीदर यहां किस रूप में है, प्रोनाउन के रूप में। यहां किस रूप में थी, कंजंक्शन के रूप में, ठीक है ना। ईदर और नीदर नोर में किस रूप में थी, कंजंक्शन के रूप में। यहां पे किस रूप में है, प्रोनाउन के रूप में। समझ में आ रही मेरी बात। अब जब प्रोनाउन के रूप में जब आता है ना दोस्तों, ये कैसे पता लगाओगे, लिखा हुआ तो नहीं आएगा कि भाई आप यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिया कि इधर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में कर रखा है, आप जैसा चाहें वैसा करें, ऐसा तो नहीं आने वाला कम से कम। तो यहाँ आपको पता कैसे लगाना है कि जब इनके बाद और मिलता है, नोर मिलता है, तब तो ये कंजंक्शन है, जब और या नोर नहीं मिलता है तो प्रोनाउन है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो जब ये प्रोनाउन के रूप में है तो इसका एक मतलब होता है क्या, दो में से कोई एक, ये इसका मतलब है। और इसका मतलब है दो में से एक भी नहीं, दो में से कोई एक और दो में से एक भी नहीं, ये इनका मतलब होता है जब आप इनका प्रोनाउन के रूप में यूज करते हो। अब एक मोटी मोटी बात आपको निकालनी है यहां से कि देखो यहां भी एक है और यहां भी एक है। जब दोनों में एक है तो वर्ब कैसी लगाओगे, सिंगुलर। बात खत्म हो गई यहाँ पे अपनी कि इन दोनों का मतलब है कि एक की ही बात करता है, चाहे वो नेगेटिव वे में बात करे चाहे पॉजिटिव वे में बात करे। ईदर की हेल्प से हम पॉजिटिव बात करते हैं, नीदर की हेल्प से हम नेगेटिव बात करते हैं, लेकिन बात तो एक ही कर रहे हैं। एक की बात करते हो तो यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे आप इज। यहाँ क्या लगा दोगे, टीचेज, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस सिंगुलर बनती है, तो टीचेज यहाँ पे सिंगुलर है और यहाँ इज सिंगुलर है। समझ में आ गई ये वाली बात। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में प्रश्न बनता है इसका भी। तो यहाँ बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है इसको ईदर और नीदर नोर से, वो कहानी अलग है, ये कहानी बिल्कुल अलग है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न आपके सामने है, दो प्रश्न आपको दे रखे हैं पहली स्लाइड में, देखिए, सोचिए, करिए। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट डैश इंटरेस्टिंग, ये आपको करना है। देखो देखिए क्या आना चाहिए, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट डैश इंटरेस्टिंग। कंफ्यूज करने वाला एक ये पॉइंट है, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है आपको। आप देखिए कंफ्यूज हो सकते हैं। एक तो आप तुक्का ये लगा सकते हैं, यहाँ पे मैं तुक्का इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद आपको ये कॉन्सेप्ट ना पता हो। देखो एक तो आप यहाँ पे ये तुक्का लगा सकते हैं कि वन ओ वाले रूल में या कॉन्सेप्ट में हमने ये देखा था कि नाउन तो थी प्लूरल और वर्ब आती है कैसी, सिंगुलर। क्यों आती है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ रूट जो है वो वन है, रटने की जरूरत नहीं थी। दूसरा हमने देखा था अगर हु बीच में आता है, विच बीच में आता है, दैट बीच में आता है, तो यहाँ दैट बीच में है, इससे पहले वाला देखकर हम वर्ब लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे, आर आना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ कहानी कुछ अलग है, यहाँ वन नहीं है, ओनली वन है। याद रखिएगा अगर रिलेटिव प्रोनाउन बीच में होता है तो आप निश्चित रूप से पहले वाला शब्द जिसको एंटेसिडेंट कहा जाता है, पूर्वगामी शब्द कहा जाता है हिंदी में, उसके अकॉर्डिंग वर्ब अप्लाई करते हैं। Wherever you see any relative pronoun, then we have to see the antecedent before it to apply the given verb. अगर यहाँ पे novels है तो यहाँ पे R आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे काम करने वाला जो फैक्टर है वो है only one। only one आ गया
तो आपको सिंगुलर ही लगाना है, भले ही आगे नाउन प्लूरल दी हुई हो। नोट कर लीजिएगा इस बात को, प्रश्न को भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बेहद इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज करने वाला प्रश्न। ओनली वन आएगा तो आपको वर्ब सिंगुलर ही लगानी है, अगर ओनली नहीं होता तो यहां पे प्लूरल आता, आपका आंसर इज होगा। इसका ट्रांसलेशन ये है, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स। उसके नॉवेल्स हैं बहुत सारे और उसमें से केवल एक नॉवेल जो है वो इंटरेस्टिंग है। ये दैट जो है वो इसके लिए नहीं आ रहा है, ये दैट यहां पे ओनली वन के लिए आ रहा है। ठीक है, ये कह रहा है देयर इज ओनली वन ऑफ नॉवेल्स, मतलब उसके नॉवेल्स हैं बहुत सारे और उनमें से केवल एक नॉवेल जो है वो इंटरेस्टिंग है। इसको इस तरह से पढ़ना है आपको, तब जाके क्लियर होगा। दूसरे प्रश्न पे आ जाओ। दूसरा प्रश्न है और अगला प्रश्न है, शायद आपको कंफ्यूज करे फिर से। हमने पढ़ा था टीम कलेक्टिव नाउन के रूप में, तो आपको देखना है दोस्तों कि आपने अगर वो सेशन लिया है, नहीं लिया तो ज़रूर देखना उसको, वरना अगर आपको पता हो और सेशन आपने लिया है तो ज़रूर से जानते होंगे हमने क्या बातें की थी। आपको इतना सा देखना है कि ये टीम है या प्लेयर है, ये टीम है या प्लेयर्स हैं, क्योंकि टीम किससे बनती है? टीम बनती है प्लेयर्स से। मैंने बहुत अच्छे शब्दों में बताया था आपको कि कॉमन नाउन होता है और कौन सा नाउन होता है? कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन अगर है तो वर्ब आएगी प्लूरल, कलेक्टिव नाउन अगर है तो वर्ब आएगी सिंगुलर। तो यहाँ टीम है कि प्लेयर्स हैं? आवर टीम डैश द बेस्ट, हमारी टीम सर्वश्रेष्ठ है। तो ये प्लेयर्स की बात तो नहीं कर रहा, कहीं कोई ऐसा संकेत नहीं है, कहीं कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है जो आपको ये बता रहा हो कि हमारे प्लेयर्स की बात हो रही है। पूरा जो प्लेयर्स हैं, जैसे क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी हैं, तो 11 खिलाड़ी मिलकर जो टीम बना रहे हैं वो पूरी की पूरी टीम बेस्ट है। तो यहाँ पे इज आएगा, ये बिल्कुल आपका कलेक्टिव नाउन ही है, ये कलेक्टिव नाउन की भूमिका में है। कहीं पर भी ऐसा संदेश नहीं है, संकेत नहीं है कि ये प्लेयर्स बन रहा है, अपने भागों में टूट रहा है। समझ गए बात आप? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिर से टीम है, जरा देखो, सोचो, समझो, बताओ। आवर टीम डैश ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। अपना टाइम लें, सोचें, जल्दीबाजी ना करें, आंसर आपका आना चाहिए, सही आना चाहिए। आवर टीम डैश ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, हमारी टीम अपनी न्यू यूनिफॉर्म ट्राई कर रही है। सोच लिया होगा, आंसर्स आपके सही होंगे ज़रूर से। आपने सेशन को समझा है, जाना है, प्रैक्टिस की है, ज़रूर सही आंसर आपका आएगा। यहाँ एक संदेश है, संकेत है, देयर। देयर जो है वो कैसा होता है? प्लूरल या सिंगुलर? किसका रूप होता है? दे का रूप होता है। दे का रूप है, इसका मतलब ये कैसा है? प्लूरल है। प्लूरल है दोस्तों, तो इसका मतलब आप यहाँ पे समझिए कि टीम नहीं है, ये प्लेयर्स हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि टीम ट्राई कर रही है अपनी अपनी यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म तो जैसे अब खिलाड़ी 11 है तो 11 की 11 यूनिफॉर्म्स हैं, तो वो एक टीम के तो आने वाली एक यूनिफॉर्म तो है नहीं कि 11-11 एक यूनिफॉर्म में आ जाएंगे। इसका मतलब अलग अलग प्लेयर्स की बात है। हमने कैसे पहचाना, पहचान करने के लिए देयर दे रखा है। याद रखना, ऐसे वाक्यों में जो प्रोनाउन होता है या फिर जो वर्ब होती है, वो दोनों ही आपको एक जैसी मिलनी चाहिए। जब हमने देखा कि देखो गलती यहां तो हो ही नहीं सकती, हमें तो पूछा इसके अंदर गया है, तो जब ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल आएगा और यहां आंसर आएगा आर। क्वेश्चन नंबर 4, 1/3 ऑफ द वर्क डैश बीन फिनिश्ड। 1/3 ऑफ द वर्क डैश बीन फिनिश्ड। सोचिए, बताइए। ट्रांसलेशन इसका ये हुआ, एक काम है उसका 1/3। मैथ्स में पढ़ते हो ना आप, 1/3 काम ए ने किया, शेष बचा काम बी ने किया, वही ऐसा है। 1/3 काम जो है उसको फिनिश कर दिया गया है। पैसिव वॉइस है, खैर उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, जब पैसिव वॉइस पढ़ा जाएगा तो डेफिनेटली हम बात करेंगे उसकी। फिलहाल तो इतना बताइए कि 1/3 काम को फिनिश कर दिया गया है। क्या आना चाहिए? हैज आना चाहिए। तो आंसर तो आएगा दोस्तों हैज। क्यों आएगा? तो कारण ये है कि आपको जब मैंने बताया था फ्रैक्शन नंबर वाला खेल, ये फ्रैक्शन नंबर है 1/3, 2/5, 3/5, 3/4, ऐसा कुछ भी आए तो आपको देखना होता है कि नाउन कैसी है। तो हमने देखा, हमने पाया कि नाउन यहाँ पे कैसी है? सिंगुलर। जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। जब वर्ब सिंगुलर आएगी तो यहाँ पे क्या आएगा? हैज आएगा। बात समझ में आ रही है भाई? कोई भी काम है, एक काम है,
और एक काम का 1/3। अब 1/3 इसको गिन तो सकते नहीं आप, काउंट थोड़ी ना करोगे, ये पार्ट ही तो है, जब ये पार्ट है तो एक वचन लगेगा, तो ऐसे समझ लीजिए चाहे इसको, तो यहाँ पे हैज आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सोचिए बताइए। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स डैश पास्ट। एक के दो एग्जाम्पल मैंने लिया ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स डैश पास्ट, आपके एग्जाम में इसी लेवल के ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं आपके सामने, हैज़ और हैव में से बताना है। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स डैश पास्ट, स्टूडेंट्स हैं और उनमें से कितने स्टूडेंट्स, 1/3 विद्यार्थी पास हो चुके हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स की संख्या 90 है, 90 के 1/3 कितने हो गए, 30। तो स्टूडेंट जो पास हुए उनकी संख्या कितनी है, 30। एक तो नहीं है, प्लूरल है, इसलिए वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। मैंने क्या समझाया था यहाँ पे, समझेंगे कैसे इसको, ये देख लो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, प्लूरल। तो जब नाउन प्लूरल आएगी तो यहाँ पे वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। तो आप आंसर क्या करेंगे, हैव। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, मोर देन वन सिटी डैश इन रूइंस। क्या पढ़ते हैं इसको, रूइंस। रूइंस का मतलब होता है खंडर होना। तो कह रहा है एक से अधिक शहर जो है खंडर हो चुका था, खंडर था। ये हमने बात करी थी आज के सेशन में, हमने पहली चीज यही डिस्कस की थी, मोर देन वाली बात। देखो बताओ, मोर देन वन याद आ रहा है आपको, हमने डिस्कस किया था मोर देन वन वाली चीज। तो कह रहा है मोर देन वन सिटी डैश इन रूइंस। तो सिटी जो है उनमें से मोर देन वन सिटी है वो रूइंस में थी, खंडर बन चुकी थी, ये कहना चाह रहा है। तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे, सीधा सीधा एक ही चीज़ पकड़नी है, नाउन। नाउन को देखकर हमें वर्ब लगानी है, तो सिटी है तो सिटी को देखकर क्या लगाएंगे, वॉज। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, वॉज। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 10 miles डैश अ लॉन्ग वे टू वॉक। 10 miles डैश अ लॉन्ग वे टू वॉक। 10 मील जो है एक लंबा रास्ता है तय करने के लिए। तो 10 माइल्स को देखकर लगाएंगे, या फिर आगे आपको दे रखा है अ लॉन्ग वे टू वॉक, इसको देखकर लगाएंगे। देखो देखें, 10 मील एक लंबा रास्ता है तय करने के लिए, चलने के लिए लंबा रास्ता है। तो आप देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना कि 10 माइल्स को देख के फटाफट आप आर लगा के आ जाओगे, तो एग्जाम में ये गलत करके आओगे। आप ऐसा करके आओगे तो गलती हो जाएगी। आप 10 माइल्स को देखकर नहीं लगाएंगे, आप देखकर लगाएंगे ये जो अ लॉन्ग वे टू वॉक है, इसको। लंबा रास्ता है चलने को, कितना, 10 मील। तो यहाँ पे लंबा रास्ता कितना है, एक ही तो है, तो इसलिए यहाँ पे इज लगाएंगे। तो ये प्लूरल होते हुए भी सिंगुलर है, ये बात भी समझिएगा, ये प्लूरल होते हुए भी सिंगुलर है। कई बार देखो, जैसे मान लीजिए मैं लिखूं 5000 रुपीज़, रुपीज़ 5000 है ना, और मैंने कर दिया हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट थिंग्स। मैंने ये लिख दिया कि 5000 रुपए अलग अलग चीज़ों में स्पेंड कर दिए गए हैं, अलग अलग चीज़ों में खर्च कर दिए गए हैं, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, 5000 रुपीज़ जो हैं वो अलग अलग चीज़ों पर खर्च कर दिए गए हैं, तब तो देखो हैव बीन सही है। और इसी को मैं लिख दूं कि रुपीज़ 5000 इज अ बिग अमाउंट। तो 5000 रुपए एक बड़ी धनराशि है, तो यहाँ पे लगाया है इज, ये भी सही है। तो आपको समझना है ऐसे कि वो डिजिट किस ओर इशारा कर रही है। यहाँ जो इशारा है इस डिजिट का, वो ये इशारा है कि अलग अलग चीज़ों पे खर्च किए गए हैं 5000 रुपये, तो अलग अलग धनराशि 5000 टुकड़े किए गए हैं और उसको वैसे वैसे खर्च किया गया है, तो उसको बहुवचन बनाया गया है। जबकि नीचे वाला जो एग्जाम्पल है उसमें कह रहा है 5000 रुपये है जो बड़ी अमाउंट है, तो 5000 रुपये एक बड़ी अमाउंट है, ये जो एक बिग अमाउंट है, इसको देखकर इज लग रहा है। तो ठीक इसी को कंपेयर करो इस एग्जाम्पल से कि 10 माइल्स जो है लंबा रास्ता है तय करने को, तो 10 मील जो है 10 मील की बात नहीं है, लंबे रास्ते की बात है, लंबा रास्ता एक है, तो इस कारण से इज आ रहा है। क्लियर हो गया ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में क्वेश्चन इसका। अगला देखो, द मदर विद हर चिल्ड्रन डैश एक्सपेक्टेड। डिस्कस कर चुके हैं इस वाली बात को हम, आपको पता होना चाहिए क्या आएगा, सोचिए बताइए। द मदर विद हर चिल्ड्रन डैश एक्सपेक्टेड, अपने बच्चों के साथ माँ का भी इंतजार था, एक्सपेक्ट किया गया था कि बच्चों के साथ माँ आएगी। तो यहाँ पे वॉज लगेगा, हमने डिस्कस किया था, कुछ मैं रिकॉल कर देता हूँ आपको कि विद आता हो, अलोंग विद आता हो, एज वेल एज आता हो,
टुगेदर विद आता हो, कंट्रोल्ड बाई हो, लेड बाई हो, इन एडिशन टू हो, बिसाइड्स हो, ये सारे शब्द हैं, ये बताते हैं कि आप पहले वाला, दो यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, ये S1 है और ये चिल्ड्रन S2 है, और यहाँ पे पहले वाला सब्जेक्ट देखना होता है। मैंने लॉजिक भी बताया था, रटने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कहा था कि देखो विद है, विद क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में क्या लगाते हैं हम, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो ये तो ऑब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट जब ये है तो इसको देखकर वोज लगाएंगे। तो ये एक तरीका है कि आप इसको याद रख सकते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद तो सब्जेक्ट आता नहीं है, नॉमिनेटिव केस नहीं आता है, एक्यूजेटिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक आता है, तो सब्जेक्ट फिर ये हुआ तो वोज आ गया। अगला प्रश्न देखिए, हॉस्टिलिटी बिटवीन द टू ग्रुप्स डैश इंक्रीज्ड इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। हॉस्टिलिटी का मतलब नोट कर सकते हैं आप, दुश्मनी, हॉस्टिलिटी लिख लीजिएगा इस वर्ड को, दुश्मनी, एनमिटी बोलते हैं इसको, ENMITY है ना, ENMITY, एनमिटी, दुश्मनी। तो कह रहा है दुश्मनी, अच्छा हॉस्टाइल जो होता है दुश्मन होता है, HOSTILE करोगे तो दुश्मन बन जाएगा। दुश्मन के लिए एक वर्ड बता दूं मैं आपको, FOE, फो का मतलब भी दुश्मन होता है। एनिमी तो होता ही है, ये तो सिंपल सा वर्ड है, बताने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। और फो जो है एक नया वर्ड है, ये आप नोट कर लेंगे। तो हॉस्टिलिटी जो है दो ग्रुप्स के बीच में वो बढ़ चुकी है। क्या बढ़ चुकी है, हॉस्टिलिटी। ये आपका जब हमने शायद पहला या दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस किया था, ये मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें हमने बात की थी इस बारे में कि यहाँ देखो ये N1 है हॉस्टिलिटी, बिटवीन यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है, और द टू ग्रुप्स ये क्या है, N2 है। किसको देखकर लगाते हैं, N1 को देखकर। फिर मैंने कहा था ट्रांसलेट करके देखना इसको, तो दो ग्रुप्स हैं, उन दो ग्रुप्स के बीच में दुश्मनी बढ़ चुकी है। क्या बढ़ चुकी है, दुश्मनी। दुश्मनी यहाँ पे कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। सिंगुलर आएगी तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज। क्लियर है बात। अगला देखो, अ पेयर ऑफ शूज डैश स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ये वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी बार आता है एग्जाम में, लेकिन फिलहाल ये सब्जेक्ट क्या है, ये इसी से कंपेयर करके आप आंसर निकाल सकते हैं। सोचिए, देखें, अ पेयर ऑफ शूज डैश स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। तो शूज का एक पेयर कॉर्नर में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखो, ये तो आपका S1 हुआ, ये यहाँ पे S2 हुआ, ये बीच में प्रेपोजिशन हुआ। ऐसे कह दो कि N1 है, N2 है, बीच में प्रेपोजिशन है। कौन से वाला देखना है, पहले वाला। या इसको पढ़ के देखो, तो शूज का क्या रखा है, एक पेयर रखा है, एक जोड़ा रखा है, तो पेयर को देखकर वर्ब कैसी लगाओगे, वॉज। अगर यहाँ केवल शूज होता, पेयर नहीं होता, तो वर्ब लगाते, लेकिन चूंकि शूज नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पे पेयर है, इसको देखकर हम क्या लगाएंगे, वॉज। तो यहाँ तक की बातें जो हमने डिस्कस की है आज के सेशन में, मैं उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आपको आ गया होगा। कुछ चीज़ें हमने कुछ खास यहाँ पे एक दो वर्ड्स डिस्कस किए हैं, ये ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फो काफ़ी बार पूछ लिया गया है, हॉस्टाइल काफ़ी बार आता है ना, एनिमी होता है ये सिंपल सा। इसका उल्टा हमने पढ़ा ही है, फ्रेंड होता है, क्रोनी होता है, कैमराडरी होता है, अमीगो होता है, ये प्रीवियस सेशंस में हम डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। तो अब मुलाकात हमारे नेक्स्ट सेशन में होगी और आगे इसके चर्चा करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को, और जल्द ही इसके जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी एग्जाम में आने वाले संभावित क्वेश्चंस, सब हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू वेरी सून, थैंक यू।